चैप्टर निकालो बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा छोटा चैप्टर है तो रक्षाबंधन से पहले खत्म हो सकता है, इसलिए पहले वही करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे आ जाओ बेटा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। खुल चुका बेटा, पेज नंबर 56 के आसपास होगा। पेज नंबर पढ़े हैं क्या उसमें? पढ़ा है? पेज नंबर पढ़ा है नीचे उसमें ऊपर 55। तो 55 पेज नंबर खोल लोगे तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ कर दें। तो देखो भैया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या और कैसे चलेगा, इधर बोर्ड पे नजरें रहें आपकी। ठीक है, बाकी नोट्स में तो सब लिखा ही है, नजरें बोर्ड पे रखो। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से पहले आपको जानना पड़ेगा कि हाउस प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, क्योंकि अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ इनकम नहीं आएगी, प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं किसी लैंड प्लस बिल्डिंग को। सिर्फ लैंड होगी तो उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। लैंड के ऊपर कुछ क्या हो, निर्माण होना चाहिए, चाहे झोपड़पट्टी का है ना बनी हो, लेकिन बनी हो। समझ रहे हो? खाली हमारा खेत पड़ा हुआ है या प्लॉट पड़ा हुआ है, उसको किराए पर उठाएंगे तो इनकम यहाँ नहीं आएगी। समझ रहे हो? अगर मैंने कोई प्लॉट पड़ा हुआ खाली मैदान किराए पर उठा दिया, उसकी इनकम यहाँ नहीं आएगी। इसी प्लॉट पे कुछ बना हो, चाहे कोई मकान बना हो, दुकान पड़ा हो, झोपड़पट्टी बनी हो, गोडाउन बना हो, कुछ भी बना हो, और फिर उसको किराए पर उठाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग टेक्निकल भाषा में? हाउस प्रॉपर्टी। अब बच्चों के अंदर घुलपेची आ जाती है कि इसका मतलब है कि खाली प्लाट को किराए पर उठाएंगे तो यहाँ नहीं आएगी, तो इसका मतलब यानी कि यहाँ नहीं आएगी तो कहीं और टैक्सेबल नहीं होगी, दूसरे हेड में टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल जरूर होगी, तो इनकम टैक्स वाले इतने सीधे थोड़ी ना है कि माफ कर देंगे। वरना आदमी क्या करता, कहता मकान बना के ना किराए पर उठाओ, खाली प्लॉट पे किराए पर उठाओ। माफ नहीं है, किसी और हेड में आएगा, वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो खाली जमीन किराए पे उठाओगे तो टैक्सेबल होगी इनकम कहाँ? अदर सोर्स में। और उस जमीन में कुछ निर्माण करवा दोगे हल्का फुल्का, चाहे टेम्परेरी कुछ करवा दो, चार बांस गाड़ दो, पैरा वैरा लगा दो, समझ लो, बना दिया, अपना किराया पे उठा दिया, अब इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग में आएगा। तो रेंटल इनकम दो जगह कवर हो सकती है। अगर सिर्फ प्लॉट उठाओगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और अगर उस प्लॉट पे कुछ बना है, निर्माण हल्का फुल्का, फ्लैट बनवा दिया, कुछ भी बनवा दिया, वो कॉमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, जानवरों के रहने वाला हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, गोडाउन है किसी टाइप का, वो सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर हो। तो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो इन हाउस प्रॉपर्टी होती हैं, दो टाइप की होती हैं या तीन टाइप की होती हैं। एक है कि इसको आपने क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है, इसका मतलब है किराए पे उठा रखा है। एक दूसरा है कि इसको आपने सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखा है, कि हाउस प्रॉपर्टी तो है लेकिन हम स्वयं रहते हैं, किराए पे नहीं उठाया, स्वयं के यूज में लेते हैं, रहने के काम में। और तीसरा होता है जिसको आप ओन बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करते हो। ठीक है? तो ये ओन बिजनेस प्रोफेशन वाली होती है, ये टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि ओन बिजनेस प्रोफेशन करके जो पैसा कमाओगे पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। यहाँ टैक्सेबल होते हैं कौन से? लेट आउट वाले। और टैक्सेबल होता है सेल्फ ऑक्युपाइड वाला। सेल्फ ऑक्युपाइड में कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, बात पे बात करेंगे।
अभी मेन मुद्दा आपको इस पे आना है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने क्या कर रखी है, किराए पे उठा रखी है, तो उसकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। तो किराए वाली जो इनकम होती है, जो आप प्रॉपर्टी लेट आउट करोगे, उसमें सबसे पहले जीएवी लिखना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस करते हैं हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या माइनस करते हैं? इसके बाद जो चीज आती है इसको बोलते हैं एनएवी, नेट एनुअल। और एनएवी के बाद कुछ डिडक्शंस माइनस होते हैं अंडर सेक्शन 24। 24 के अंदर होता है 24A, एक होता है 24B। 24A में आता है म्युनिसिपल टैक्सेस, नहीं म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं, 24A में आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 24B में आता है IOL, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रहे हो, इस प्रॉपर्टी को खरीदने या बनवाने के लिए कौनों का लोन वोन लिए हो, उसका ब्याज यहाँ माइनस करने का अधिकार रखते हो, कोई और ब्याज नहीं माइनस होगा। ऐसा लोन तो इस प्रॉपर्टी को खरीदने, बनवाने, रिपेयर कराने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, ठीक है, फर्श तोड़वा के टाइल्स लगवाने के लिए, कुछ भी इसी प्रॉपर्टी में उसका यूज होना चाहिए। और अगर ये दोनों माइनस कर देंगे तो फिर आ जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, बड़ा सुंदर सा, ठीक है। नजरें जितनी ज्यादा बोर्ड पे रहेंगी उतना ज्यादा आपका फायदा रहेगा, उससे चीजें रिटेन हो जाएंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर लिखते हैं जी ये भी, फिर अपने नोट्स में देखते हैं, ठीक, ओके, फिर हम कहते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, फिर नोट में देखते हैं, समझ। तो नोट इसलिए नहीं देखा है कि हम इधर लिखे तुम मिलाओ बैठ के, यहाँ देखोगे तो याद हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अपनी सब टेक्निक है, तो कब नोट्स में देखना है कब नहीं देखना, ये भी दिमाग का खेल। हर समय नोट्स में देखते रहोगे तो भी मजा नहीं आएगा, जब देखना चाहिए तब नहीं देखोगे तो भी मजा नहीं आएगा। तो कब देखना होगा बताएंगे, जब तक कहे ना नोट्स में देखो तब तक बोर्ड लगवाए, इतना बड़ा प्रोजेक्टर है, समझ लो, 50-60 हज़ार रुपये का प्रोजेक्टर है, पड़ता है, लाइट बिजली, समझ लो, इतना खर्चा किया का है लिए। नोट्स में देखना होता तो नोट्स पकड़ा देते, कहते देखो भैया उसमें। तो ये आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बड़ा सुंदर सा है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, जीएवी, फिर माइनस करने हैं क्या, फिर आ जाएगी एनएवी, एनएवी में से छोटे छोटे दो डिडक्शन माइनस कर देने, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल कुछ भी देगा नहीं, सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक एक चीज स्वयं कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सीखना पड़ेगा कि कैसे जीएवी का अमाउंट आता है, कितना म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करोगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं सीखना, इसमें तो माइनस है करना है, ये तो सेकंड क्लास का बच्चा कर देगा माइनस। तो एक ये सीखना है कि ये कैसे निकलता है, एक ये सीखना है कि म्युनिसिपल टैक्सेस कैसे निकलते हैं। यहां तक सीख लोगे तो आपकी गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी। तो पहले यहां तक गाड़ी बढ़ाते हैं, फिर आगे बताएंगे। अब जो जीएवी निकाला जाता है, ठीक है, ये 4-5 रेंटों की मदद से निकाला जाता है। रेंट विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो रेंट में एक रेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेयर वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू के नाम से ज्यादा फेमस है, वरना इसका पूरा नाम होता है फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है। फेयर रेंटल वैल्यू। सुहेब बेटा तुमसे मना किया था वहां बैठने के लिए, इधर बैठो आगे आगे। तुम्हारी दिक्कत नहीं है, सम्मान हमेशा बोलता रहता है, ये दिक्कत, कोई बात नहीं, बोलना अलाउ नहीं है, ठीक है। अलग तुम सम्मान इधर बैठ जाओ, एक सीट इधर छोड़ दो, तो तुम्हारा अगल बगल कोई नहीं रहेगा तो तुम बोलोगे नहीं, किससे बोलोगे, दीवारों से तो बोल नहीं सकते। एक सीट उधर बैठ जाओ। तो एक चीज क्या हो जाती है, मतलब इसका पूरा नाम फेयर रेंटल वैल्यू है, लेकिन किताब वाले इस रेंटल बार बार नहीं लिखते, कहते हैं फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पकड़ लेते हैं, वरना पूरा नाम तो फेयर रेंटल वैल्यू है। दूसरा होता है भैया म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू। तीसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट, तीसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट। और चौथा होता है
और इन सब की सहायता लगती है जीएवी निकालने में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इनका बता देते हैं कि सब होते क्या है। एक्चुअल रेंट का मतलब है कि एक्चुअली में क्या रेंट तुम्हें मिल रहा है। नाम ऐसे क्लियर है कि मान लो कोई दोस्त है, हमने 500 रुपये महीने में उठा दिया, ठीक है, कोई अमीर आदमी दिखा, फॉरेनर आ गया, लूट लिया उसको, 15,000 किराया उठा दी, बात समझ लो। तो एक्चुअली में जो किराया मिल रहा है वो हो जाता है एक्चुअल रेंट। तो ये तो बड़ा सिंपल है। ये सब क्या होते हैं समझना। एक होता है फेयर रेंट। फेयर की हिंदी होती सही, उचित। तो इस चीज का उचित रेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा किराया उठा देते हो, कोई पार्टी मिल गई आपको, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कोई बहुत खास आदमी आ गया तो रेंट ही नहीं ले रहे हो, या नाम मात्र का ले रहे हो 10 रुपया किराया। तो इनकम टैक्स वालों की इस बात से चिढ़ है, कहते तुम अपना नुकसान करो, तुम्हारा दोस्त है, तुम 500 रुपये में उठा दो मकान, लेकिन उठना तो 10,000 में चाहिए ना। वैसे उठाते तो 1,20 आता तुम्हारे पास, तो टैक्स 1,20 के हिसाब से भरो, लो तुम 500, उससे मतलब नहीं ना, समझ लो। तो इसलिए सबका ज्ञान डाला गया। तो एक सही किराया क्या होना चाहिए। सही किराया का अर्थ होता है कि जिस लोकेलिटी पे आपका मकान है, उसी लोकेलिटी में अगर आपके जैसा कोई और मकान होता तो वो किसी किराया पर उठाता तो क्या किराया लेता। तो इसका मतलब एक सही रेंट क्या होना चाहिए, उसको सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं कि रेंट ऑफ सिमिलर हाउस इन सिमिलर लोकेलिटी। तो अगर सिमिलर हाउस कोई है आपके आसपास, तो अगर उसको किराए पर उठाया जाता तो क्या किराया आता। जैसे बच्चे आते हैं दूर दूर से हम लोग के पास पढ़ने, तो पूछते हैं कि सर वहाँ आईटी के आसपास कोई पीजी वगैरह मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो हम बताते हैं कि हाँ बेटा मिल जाएगा। फिर दूसरा सवाल होता है कि सर लगभग, घर वालों को बताना होता है ना कि भाई लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं तो कितना खर्चा भेजना पड़ेगा, वो भी तो अपना एस्टिमेट करें। उनका बजट अलाउ करता है तो भेज पाते हैं, नहीं बजट अलाउ कर पाता तो मना कर देते हैं, बेटा नहीं, जो करना है यहीं से करो, लखनऊ नहीं जा सकते तुम। क्यों, ऐसा ही होता है। तो भाई वो जानना चाहते हैं कि एक लमसम क्या किराया होगा, कि आपकी कोचिंग अगर आईटी पे है तो मुझे आईटी के आसपास ही लेना होगा। अब वहाँ बाराबंकी जेडी तो आएंगे नहीं, किराया बाराबंकी मकान ले लिया, उतना किराया घुस जाएगा, आने जाने में कन्वेंस लग जाएगा ना। किसी का पर्सनल मकान बाराबंकी में तो वो आ जाएगा, जैसे लोगों को पीयूष आता है बाराबंकी से दिल्ली, इनका अपना मकान है वहाँ। अब कोई ये नहीं कि फैजाबाद से आए किराए का मकान बाराबंकी में ले, इतना बेवकूफी थोड़ी ना करेगा, वो यहीं आसपास लेगा। तो पूछता है कि सर एक मोटा मोटा बता दीजिए कि उचित, हम लोग स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा कमरा मिल जाए, कॉपी किताबें रख दो, एक तखत तखत पढ़ाओ, सो जाए, बस काम खत्म। इतना वीवीआईपी थोड़ी चाहिए अपने, बाकी घर में तो वीवीआईपी व्यवस्था ही है। कौन सा जिंदगी भर यहाँ काम करना है, साल 1.5 साल 2 साल की बातें, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फिर अपना जाएंगे, अपना नौकरी तो नहीं करेंगे वहां, जैसा मन होगा बनवाएंगे, रहेंगे आराम से, है ना। तो उसका मतलब है कि उनके हिसाब से बता दिया गया कि भाई मोटा मोटा समझ कर लो कि भाई 3,000 से 3,500 के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है, उचित किराया, ठीक है, कि उस टाइप का अगर मिले तो आप समझ पाए होगे। एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू। जैसे लखनऊ में आप लोग रहते हो तो आपका मकान या तो नगर निगम के अंदर आता होगा या तो फिर एलडीए के अंदर आता होगा। तो जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं, कहीं पे एलडीए लगता है, कहीं पे नगर निगम लगता है ना, तो इनके हिसाब से उसका रेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी की दो म्युनिसिपल वैल्यू होती हैं, एक होती है सेल करने के रिस्पेक्ट में और एक होती है रेंट के रिस्पेक्ट में। अभी जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि अभी 2 जुलाई को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ाई गई है। ऑल ओवर इंडिया में जितनी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ क्षेत्रों में क्या बढ़ाई गई, उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ाई गई। तो वही होती है कि म्युनिसिपल रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए रेंटल वाली। यहाँ जो पढ़ रहे हो बिक्री वाली नहीं पढ़ रहे, किराए पे। यानी अगर मान लो मेरा मकान नगर निगम के अंदर आता है तो एज पर नगर निगम इसका क्या किराया होना चाहिए, उसको बोलते हैं कि हम लोग म्युनिसिपल में। तो ये सवालों में दे रखा होता, उसकी टेंशन नहीं, ये भी सवाल में गिवन होगा तुम्हें, ये भी सवाल में क्या होगा, गिवन होगा। स्टैंडर्ड रेंट भी होगा तो गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये सब गिवन होते हैं। तो समझना है कि होते क्या है, हल्का हल्का जानकारी के लिए, और फिर इनसे कैसे हम जीएवी तक पहुंचेंगे, क्या जुगाड़ लगाएंगे जिनकी मदद से हम लोग जीएवी, तो जीएवी निकालने के इंग्रेडिएंट हैं, इनकी मदद से जीएवी कैलकुलेट होगी।
स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? एक बनाया गया रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या बनाया गया है? तो इसका काम है कि रेंट को कंट्रोल में रखना, ठीक है, कि रेंट बहुत ज्यादा आगे ना भाग जाए, इस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। कि मतलब अगर किराया का मकान मिल रहा, पीजी मिल रहा 25,000 रुपये महीने में, तो कहाँ कोई ले पाएगा फिर आज के हिसाब से। तो रेंट बहुत ज्यादा ना एक्सीड कर जाए किसी जगह का, तो इन लोग का काम होता है कि उस रेंट को कंट्रोल में रखना, कि ना बहुत नीचे रहने पाए ना बहुत। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई जो शहरों में ऑपरेट करती, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं ऑपरेट करती। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में मकान होते हैं उनका स्टैंडर्ड रेंट नहीं पता लगा सकते, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में मकान होते हैं उनका स्टैंडर्ड रेंट पता लगा सकते हैं। और हम लोग को पता नहीं लगाना, हम लोग को सवाल में दे रखा होता है। तो सभी सवाल में गिवन होगा स्टैंडर्ड रेंट, कभी सवाल में स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो कोई बात नहीं, गिवन है तो उसका यूज करें। तो ये चारों टाइप के रेंट के बारे में आप समझ गए होंगे कि होते क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बताया जाए? चलो बहुत अच्छी बात है। अब जीएवी से पहले, जीएवी से पहले हम लोग को एक निकालना पड़ता है जिसका नाम होता है एक्सपेक्टेड रेंट, या इसका पूरा नाम होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज कॉल्ड RER। ठीक है, क्या नाम होता है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन बहुत सारे लोग इसको केवल एक्सपेक्टेड रेंट लिखते हैं, रीजनेबल वाला वर्ड नहीं लगाते। लगा दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगा दोगे तो भी ठीक है। बहुत सारी किताबें हैं जो लोग ये रीजनल एक्सपेक्टेड रेंट को लगा देते हैं, रीजनल वर्ड को, और बहुत सारी किताबें हैं जो लोग रीजनल वर्ड को नहीं लगाते। अपनी CMA वाले मटेरियल में रीजनेबल वर्ड को लगा दिया गया, तो आप भी लगा दोगे तो अच्छा फील करेंगे ये लोग, नहीं लगाओगे तो बुरा नहीं मानेंगे बिल्कुल। तो जीएवी से पहले ये निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? RE और RER, इन तीनों की हेल्प से निकाला जाता है। तो इन तीनों की मदद से निकलेगा RER, और RER और एक्चुअल रेंट की मदद से निकलेगा जीएवी। ठीक है, तो जीएवी से पहले स्टेशन आएगा RER का, पहले उसको बैठना है। तो RER कहता है कि पहले आप फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का हाइयर निकाल लो। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से क्या निकाल लो? ज्यादा वाला निकाल लो। लेट्स से फेयर रेंट 10,000 है, म्युनिसिपल वैल्यू 12,000 है, तो हाइयर क्या निकलेगा? तो आपको इन दोनों का हाइयर निकाल के एक हाथ में रखना होगा, और दूसरे हाथ में रखना है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट लेट्स से मान लो 11,000, और फिर इन दोनों का लोअर निकाल लेना है, ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। यानी एक हाथ में रखना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में ज्यादा वाला, जो कम वाला हो वहीं गिरा देना, ज्यादा वाला पकड़ो बस। तो दूसरे हाथ में क्या रखना है? स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड रेंट की जो परिभाषा है वो कहता है हाइयर ऑफ फेयर वैल्यू, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, हाइयर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, बट नॉट मोर देन। परिभाषा भी अगर निकालोगे तो यही अर्थ निकलेगा। तो सिंपल है भैया, एक हाथ में रखना फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू में से ज्यादा वाली फिगर, और एक हाथ में रखना स्टैंडर्ड रेंट, कंपेयर कर लेना, जो मिनिमम पकड़ में आए वही बन जाता है क्या? एक्सपेक्टेड। और जिन मकानों में स्टैंडर्ड रेंट नहीं होते हैं तो यही बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन है तो बस इन दोनों में से हाइयर वाला पकड़ लेना है। अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तो पहले इन दोनों का हाइयर निकालो, और उस हाइयर को कंपेयर करो किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। दोनों का मिनिमम निकालो, जो आएगा उसका नाम होगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे। चलिए, थोड़ा थोड़ा समझते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा लगाते भी रहते हैं, तभी मजा आएगा। नोट्स में देखो एक क्वेश्चन नंबर 28 गिवन होगा आपको, पेज नंबर 66 पे। पेज नंबर 66 पे आओगे तो एक दिया होगा क्वेश्चन नंबर 28, जो कुछ ऐसा दिख रहा होगा देखने में।
सारे केस में मुझे आर ई आर की वैल्यू निकाल के बतानी है। नजरें बोर्ड पे रहें, इधर देखो बोर्ड पे। तो पहले केस में अगर आर ई आर की वैल्यू निकालें तो पहले इन दोनों में से ज्यादा वाला पकड़ना है, आएगा 10, और उस 10 को इस 10 से कंपेयर करना है तो आएगा 10। इन दोनों में हाइयर 16, और 16 14 में छोटा कितना, और अगर स्टैंडर्ड इंड अप्लीकेबल नहीं है तो बस इन दोनों में से हाइयर पकड़ना है। इन दोनों का हाइयर 18 8, हाइयर 17 17 और 20 में से छोटा कितना, यही आंसर में दिया होगा ऑलरेडी लिख के, एक बार देख सकते हो। यही आंसर में आपको ऑलरेडी लिख के दिया गया है 28 के अंदर। तो 28 वाला टिक कर लो, हो गया। ठीक है, तो आर ई आर निकालना सबको आ गया बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। आर ई आर निकालना बेटा आ गया है आपको। तो एक चीज हो गई आर ई आर, और एक चीज क्या हो गई हमारी, एक्चुअल रेंट। इनकी सहायता से क्या बनता है, जीएवी। लेकिन जीएवी में दो अड़चने आती हैं, दो रुकावटें आती हैं। उन रुकावटों का भी ध्यान देना पड़ता है कि सवाल में रुकावट है, रुकावट होगी तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ेगा। रुकावट नहीं होगी तो बस ठीक है, बस इन दोनों में ज्यादा वाला पकड़ लेंगे, आ गया चाहिए। तो रुकावटें दो क्या है वो समझना है। पहली रुकावट है वैकेंसी, कि ऐसा तो नहीं कि जो मकान आप किराए पे उठाए हो वो 2-3 महीने के लिए खाली पड़ा रहा हो, क्योंकि किराए पे मकान देने में ये सबसे बड़ा राग है कि बीच में किराएदार जाएगा और फिर नया किराएदार तुम ढूंढोगे। ठीक है, तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1-2 महीने। जैसे मान लो, सपोज कर लो किसी बीकॉम वाले बच्चे को आपने दे दिया मकान, तो उसके पेपर मार्च में खत्म हो जाएंगे, फिर अपने गांव चला जाएगा। फिर उसका कॉलेज जुलाई में चालू होगा तो जुलाई में आएगा। तब तक अगर कोई और मिल गया तो किराया पे उठा दोगे, नहीं मिला तो 3 महीने क्या मकान रहेगा, खाली रहेगा। समझ लो, किसी भी रीजन से आपका मकान खाली भी रह सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा खाली रहता ही होगा। ठीक है, क्योंकि लैंडलॉर्ड लोग क्या कहते हैं भैया कि जब खाली करना है 1 महीना पहले बता देना। समझ लो, तो तब तक वो दूसरा किराएदार आता रहता, उसको सेट कर लेते हैं तो भैया 1 तारीख को खाली हो रहा है, 1 तारीख को खाली हो रहा है, एडवांस दे दो, बुक कर देते हैं तुम्हारा। ये 31 तारीख को रात में निकलेगा, सुबह 1 तारीख को तुम गिर जाना इसमें। समझ लो, इसलिए सिक्योरिटी रखवा लेते हैं। वो कहे नहीं पहले बताइस, जैसे अभी निकलना, कहने 1 महीना किराया लेंगे, बताया नहीं, 1 महीने में मेरा नुकसान हो रहा, सिक्योरिटी दिए होगा, सब काट पीट के बराबर कर देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी तो वैसे भी साले वापस नहीं करते, क्या देते हैं, मेरा ये टूट गया है, मेरा वो हो गया है, मेरा पेंट खराब कर दियो, तो उतना कुछ अपना पेज बना के सिक्योरिटी को हड़प ही करते हैं सब, मतलब 90% लोग। बाकी 10% लोग सही होते हैं, दे देते हैं, वापस ले देते हैं। मैं सिक्योरिटी इसी चक्कर में लेते ही हो कि देना है इनका पहले से लॉजिक। कहीं तो देते हैं रिफंडेबल है, लेकिन रिफंड करना नहीं होता, कुछ ना कुछ बता देंगे नाटक उसके अंदर, जबरदस्ती का। लेकिन वो चलो भाई अलग बात है, उससे क्या अपना मतलब, तो सवाल में नहीं बताएगा जबरदस्ती वाला नाटक। तो यहाँ सिक्योरिटी मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले मानते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब ही होता है कि जो आप वापस कर दो। और टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हड़प ली कोई तो वो भी टैक्सेबल कर देंगे। सवालों में आता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी लैंडलॉर्ड ने कोई किराया ले लिया, सिक्योरिटी मनी, और हड़प ली नहीं दी वापस, तो उस हड़पे हुई इनकम को भी इनकम बनवा देंगे, उस पैसे को भी क्या मान लेंगे, इनकम टैक्स वाले इनकम मान लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। सवालों में तो सिक्योरिटी मनी नहीं आएगा, उसकी चिंता नहीं। तो अगर सवाल में वैकेंसी होगा तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये समझना है। और एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट। ठीक है, वैकेंसी का अर्थ तो समझ गए होगे भैया कि मकान खाली पड़ा रहा है। अनरियलाइज रेंट का मतलब मकान उस समय खाली नहीं रहा है, लेकिन उस पीरियड का रेंट हमें रिसीव किसी भी रीजन की वजह से, टेनेंट भाग गया, रातों रात अपना कमरा खाली करके सामान पैक करी भाग गया, नहीं दी 2 महीने किराया,
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर भागा तो नहीं है लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं, उसने कहा कि भाई दे देंगे अगले महीने, अभी नहीं, अभी काम धंधा नहीं चल रहा तो नहीं दे पाएंगे। तो इस साल तुम्हें उसने 10 महीने का ही किराया दिया, 2 महीने किराया आपने नहीं मिल पाया, इस वजह से कि उसके पास पैसा नहीं, तो कहाँ दे दिया आपको। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर मकान का किराया नहीं वसूल हो पाया, रियलाइज नहीं हो पाया, रियलाइज का मतलब क्या है, मिलना, अन का मतलब ना मिलना, तो जो किराया आपको नहीं मिल पाया, रीजन कुछ भी हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट्स हो गए आपके, समझ रहे, उसके पास पैसे रखे तो उसके पैसे चोरी हो गए, तेरा भैया 3-4 महीने में देंगे, फिर व्यापार चलेगा तो दे देंगे। उसकी दुकान में आग लग गई, सामान जल गया, और पहले दुकान सही करेगी, तुम्हारा किराया भरे, बात समझ लो। अगर दुकान रहेगी तो दो पैसा कमाएंगे तभी तो किराया दे पाएंगे, तो ना भी दे भी देंगे किराया तो मकान खाली करना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हो। तो उसको बोलते हैं एनालाइज। होगा तो सवाल में दे रखा होगा, ये भी होगा तो सवाल में दे रखा होगा। वैकेंसी हमेशा पीरियड के फॉर्म में क्वेश्चन बताएगा कि 1 महीने वैकेंट है, 2 महीने वैकेंट है, 3 महीने वैकेंट है, ऐसा बताएगा। और अनएलाइज रेंट ज्यादातर सवालों में अमाउंट के फॉर्म में बताता है, या कभी कभी ऐसा भी पीरियड के फॉर्म में बता सकता है कि 2 महीने का रेंट एनालाइज नहीं हुआ, 1 महीने का रेंट एनालाइज नहीं हुआ, या फिर अमाउंट बता देगा कि 100 रुपये एनालाइज नहीं हुए, 50 रुपये एनालाइज नहीं हुए, 300 रुपये एनालाइज नहीं हुए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया किराया फिक्स हुआ 5600 रुपए, लड़का रह रहा साल भर 5600 दे रहा है, आखिरी महीने में कहीं मैंने कहा अच्छा आपकी इस बार 5500 दे पे 100 भूल जाओ, चलो इतने दिन से लड़का रह रहा 100 रुपया नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तो उस महीने 100 रुपया आपको कम रियलाइज हुए, ठीक है। तो कोई भी रीजन हो सकता है, अमाउंट में भी दे सकता है और साथ ही साथ ये पीरियड में भी, तो पीरियड में देगा तो अमाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे, और अमाउंट में देगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि खेलना तो हम लोग का अमाउंट नहीं सारा। तो देखो बेटा, सवाल में ऐसा हो सकता है एक केस, बहुत ध्यान से, केस नंबर 1, ना वैकेंसी है सवाल में, ना एनालाइज रेंट है, सवाल अलग तरीके से लगाएंगे। केस नंबर 2, एनालाइज रेंट है लेकिन सवाल में वैकेंसी नहीं है। केस नंबर 3, वैकेंसी है और एनालाइज रेंट नहीं है। और केस नंबर 4, दोनों, ठीक है। बस अच्छी बात यह है कि हर केस में जीएवी अलग ढंग से निकलता है, ये अच्छी बात हुई ना हुई तो बुरी बात हुई, ठीक है। चारों केस में जीएवी का निकालने का तरीका अलग अलग है, बस ये समझना है। एक बार ये तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया तो पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा, तब जीएवी निकालना तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जब भी सवाल में वैकेंसी नहीं होती, इन दोनों केस को अगर समराइज करें तो एक ही केस बनेगा अल्टीमेटली, ठीक है। पहला केस अगर देखें, पहला केस और दूसरा केस लगभग लगभग सिमिलर है। जब ये नहीं होंगे, ना वैकेंसी होगी ना एनालाइज रेंट, तो आपको लिखना है आरईआर यानी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और आपको लिखना है एक्चुअल रेंट। इन दोनों में से जो हाइयर होगा जीएवी बन जाएगा, काम खत्म होगा पहले केस में, ठीक है। ना वैकेंसी है और ना ही अनअलाइज रेंट है, तो क्या करना है, आरईआर एक्चुअल रेंट, दोनों में से जो हाइयर होगा। और अगर सवाल में अनरियलाइज रेंट है तो कुछ नहीं करना, यहां से चुपके से अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना है, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यानी अगर ये केस आ गया तो पहला वाला अपने आप ही आ जाएगा, ये होगा तो घटा देंगे, नहीं होगा तो नहीं घटाएंगे, समझ लो। अगर एनालाइज रेंट सवाल में है तो घटा के लिखेंगे, नहीं है तो बिना घटाए लिखेंगे, आखिरी में निकालना इन दोनों का हाइयर वाला। तो आई थिंक पहले दो केस समझ गए होंगे। पहला केस क्या है कि जब ना वैकेंसी हो ना ही, तो आपको आरईआर पकड़ना है, एक्चुअल रेंट पकड़ना है, हाइयर निकालना, जीएबी आ जाएगी। और अगर अनरियलाइज रेंट है कि टू, तो भी ऐसे ही लगेगा, बस एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट माइनस करके लिखना। अनरियलाइज रेंट जो माइनस करोगे वो सिर्फ प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे, कभी कभी सवाल बेवकूफ बनाने के चक्कर में 2-3 साल का तुमको अनरियलाइज रेंट दे देगा, तो आपको घटाना सिर्फ का है प्रीवियस, बाकी कोई नहीं घटा। तो ये दो केस आपको समझ में आ गए होंगे, और ये आपको नोट्स में दे रखे हैं, लिख के दिए हैं ये दोनों केसेस।
जो बताया गया है वही लिखा मिलेगा। एक बार यहाँ दिखा भी देते हैं आपको स्क्रीन पे, ये देखो कि इफ देयर इज नो अनलाइज रेंट एंड नो वैकेंसी, एक्सपेक्टेड रेंट पकड़ोगे, एक्चुअल रेंट पकड़ोगे, दोनों का हाइयर निकाल लोगे, जीएवी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा केस, अगर अनलाइज रेंट है सवाल में लेकिन वैकेंसी सेम ही, तो कॉपी पेस्ट है, बस इतना ही तो एडिशनल लिखा गया है। तो कुल मिला के अगर केस नंबर 2 याद है तो एक तो उसी में समा होगा। 2 याद कर ले आदमी, काम चल जाएगा, पहले भी काम चलेगा, सेकंड का काम चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। पहले 1-2 सवाल लगेंगे, फिर आगे केस बताएंगे। थोड़ा थोड़ा समझ लें, इकट्ठा लोड डालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 29। अब इस सवाल में देखो तो ना कहीं वैकेंसी दिखाई पड़ रही पूरे सवाल भर में, और ना कहीं अनलाइज रेंट। तो 2 ही स्टेप में काम हो जाएगा। 5 मकान है, 1 2 3 4 5 अलग अलग 5 केसेस हैं। सबसे पहले आपको निकालना है RER। तो बताओ पहले वाले केस का RER कितना निकलेगा? इन दोनों का हाइयर निकालोगे, वही लिखोगे। इस वाले केस का, सेकंड केस का 1,00,000। इन दोनों का हाइयर और उस हाइयर को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके लोअर निकालोगे। 1,35, 1,55, तो ये आ गया आपका RER, जो निकालना अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। भूलना नहीं है, ये नहीं कि नई चीज सीखे पुरानी चीज भूल जाए, इसे तो नहीं काम चलेगा। नई चीज भी सीखना है, पुरानी पे नहीं भूलने देना है। यही तो पढ़ाई का महत्व है। अगला है एक्चुअल रेंट। और पिछला जो चैप्टर पढ़े हो उसके 2 सवाल डेली लगाते रहना है जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म ना हो जाए। ठीक है, जब तक दिसंबर आ ना जाए, पेपर लिख ना दो, तब तक उस चैप्टर के 2 सवाल डेली लगाने हैं। एक सवाल लगाना है जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है, और एक सवाल लगाना है जिसमें इनकम निकाली जाती है। ऐसा अगले 15 दिन अगर लगातार करते रहोगे तो वो एकदम दिलो दिमाग में छा जाएगा चैप्टर तुम्हारे। समझ लो। तो जब तक ये 1-2 चैप्टर और खत्म हो तब तक उसको डेली बेसिस पे लगाते रहो। एक एक सवाल, 2-2 सवाल जितने करना, यानी कि पूरा दिन भर उसी में घुसे पड़े रहो, और भी सब्जेक्ट पढ़ना, वो भी पढ़ाई करनी। ऐसे होता है कि ना जरूरत से ज्यादा डेली पढ़ेंगे, ना जरूरत से कम पढ़ेंगे। ठीक है, उस चैप्टर को जितने दिन तक लगाते रहोगे उतना ज्यादा बेटर फील करोगे। डेली का काम हो जाएगा ना आपके लिए भाई। एक ही दिन में तुम 100 सवाल लगा डालो, उतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाओगे। 30 दिन में तुम 2-2 सवाल लगाओ, 60 ही सवाल लगेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन होगा। समझ लो। तो इसलिए उस चैप्टर के 2 सवाल डेली बेसिस पर लगाते रहो। चैप्टर अभी अभी पढ़ा है, अगर 2 सवाल डेली लगाओगे तो उन 2 सवाल को करने में हार्डली 15 मिनट लगेंगे। समझ लो, 15 मिनट से ज्यादा डेली नहीं देना पड़ेगा उस चैप्टर में। वो 15 मिनट बहुत समय बचा रहे हैं आपका, क्योंकि अगर एक हफ्ते बाद चैप्टर भूल गए तो एक ही दिन पूरा दिन लगाना पड़ेगा, तब चैप्टर वापस आएगा। 7-8 घंटे इन्वेस्ट करोगे तब चैप्टर वापस आएगा। और डेली 15 मिनट लगा के 8 घंटे का समय बचा रहे हो, तो दोबारा रिवाइज करना भी नहीं पड़ रहा है। डेली लगाते रहोगे, अपने आप रिवाइज होता जा रहा है। चालाक बच्चे ऐसे करते हैं। जो कम चालाक बच्चे कहते हैं रहे चलो पढ़ लिया, बाद में रिवाइज, अब बाद में उनके लंका लगी पड़ी। समझ लो। तो डेली बेसिस पे इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। चलिए वापस आ जाते हैं। एक्चुअल रन में बेटा सवाल में दे रखा है, हम थोड़ा अलग टाइप से पढ़ाते हैं, अलग टाइप से अपनी भी पढ़ाई हमने कंप्लीट करी। हमारा पढ़ते समय एक टारगेट होता था कि कोई चैप्टर मुझे रिवीजन ही ना करना पड़े। एक बार पढ़ लिया,
अपना बीच कुछ में लगाते रहते थे। बीच बीच में लगाते रहो तो उसका मतलब कनेक्ट आपका बना हुआ है, वो कनेक्ट बना रहेगा, कभी भी आएगा सामने अपने लगा देगा आदमी पटक से, उसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत तो तब होती कि उस चैप्टर को आपने लपेट कर रख दिया अलमारी में 15-20 दिन के लिए, समझ रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मान लो कोई एक गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, अब मान लो उनके पास i10 है, वही चलाते रहते हैं, तो जब उनको कोई और गाड़ी दे दी जाएगी सही से नहीं ड्राइव कर पाएंगे। एक आदमी है बदल बदल के चलाता रहता है, जब इनकी गाड़ी मांग ली i20 वो चलाई, कभी ऑटोमेटिक वाली मांग ली वो चलाई, समझ रहे हो, हर टाइप की चला लेता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी गाड़ी पकड़ा दोगे चाबी लगाएगा चल देगा पट्टा से। और एक है कि नहीं वो अपनी गाड़ी में ही कंफर्टेबल, जहां दूसरे गाड़ी मिलेगी लड़ा पिड़ा के लिए आएगा वो, समझ लो। और एक आदमी है कि भाई ये ड्राइवर तो उसी कहते हैं ना हर गाड़ी ड्राइव कर ले, वैसे स्टूडेंट उसी करेंगे जो हर वैरायटी का सवाल लगा ले, हर चैप्टर का सवाल लगा ले एग्जाम वाले दिन, वैसा ड्राइवर बनना पड़ेगा ना तुम्हें। तो पता लगा तुमको एक चैप्टर के सवाल आते हैं वहां, तो एक चैप्टर का बदौलत तुमने एग्जाम में पास कर देगा। कहता है नहीं भाई, ऐसा बच्चा हमको चाहिए जिसको साला कॉस्टिंग भी आ जाए बढ़िया मस्त सी, अकाउंट्स भी आती हो, लॉ भी आती हो, डायरेक्ट टैक्स भी आता हो, इनडायरेक्ट टैक्स भी आता हो, ऐसे बच्चे की खोज कर रहे हैं एग्जामिनर, समझ रहे हो। खाली एक सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया बता देगा क्या, ऐसे मार्केट में भरे पड़े लौंडे जिनको सारे सब्जेक्ट का ज्ञान है, उनको अपनी कंपनी में रखेंगे, तुमको रखें। तो इसलिए इतने सब्जेक्ट का ज्ञान लेके जाना पड़ता है आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तब आप सही से पेपर हैंडल कर पाते हो। वरना आदमी ये सोचे कि एक दिन के ब्रेक में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेंगे, संभव। एक दिन में सही से आदमी 2 चैप्टर ना रिवाइज कर पाए, जब इतनी बार 6-7 बार रिवीजन हो जाता है तब आदमी एक दिन में सिलेबस को रिवाइज कर पाता है एक बार फटाफट फटाफट। हम तो 6-6 घंटे में रिवाइज कर लेते थे एक एक सब्जेक्ट, 6 घंटे मिल जाए बहुत है, सफिशियंट होता था रिवीजन करने के लिए अपने पास, क्योंकि इतनी बार पहले ही लगा चुके होते थे कि अब 6 घंटा भी ज्यादा लगता था। 8-10 बार प्रैक्टिस कर लो, 6 घंटे बहुत ज्यादा लगेगा। तब तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उन 8 दिनों में ना पढ़ाई करें, उठे अपना नहाए धोए गाना वाना सुने सीधा पेपर लिखने जाए, तब भी पास होके बाहर आ रहा है। जैसे मान लो अगर कोई डेली पढ़ाई करता है, वो कल टेस्ट है, आज मान लो रात में लाइट ना आवे तो भी वो कल के टेस्ट में पास हो जाएगा, डेली पढ़ता रहता है, डेली लगाता रहता है, आखिर नहीं भी लगा पाई। तो एक बच्चा कहता नहीं कल लाइट ही नहीं आई घर में, बताओ भला तो आज टेस्ट कहाँ से दे दें हम। अब टेस्ट एक हफ्ते पहले बताया गया था, 7 दिन का समय मिला था, अगर 6 दिन आदमी मन लगा के पढ़ रहा होता तो एक दिन लाइट ना आती तो कौन सा इतना अनर्थ हो जाता। तो लास्ट मिनट का इंतजार ही कर रहा था कि नहीं भैया 27 को टेस्ट हो, तुम 26 को पढ़ो, उस दिन लाइट ने दे दिया धोखा, लाइट ही कट गई पूरे गाँव की, उधर सब इलाके की, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है बेचारा। तो ऐसे काम नहीं होता है जीवन में, जो भी पर्याप्त समय मिला गया है तो इसी में बच्चे करते हैं। 6 महीने का समय इंस्टीट्यूट दे रहा कि बेटा 6 महीने पढ़ो एग्जाम लेंगे, बच्चा 4 महीने तफरी काट रहा शुरुआत के, आखिरी 1.5 महीने पढ़ रहा है, समझ रहे हो। वो 6 महीने प्लानिंग कर रहा पेपर बनाने की, एक छोटा सा पेपर बनाना है 10 पन्ने का, तो तुमको 800 पन्ने किताब पढ़ा दी, 6 महीने का समय दी कि बेटा पढ़ो लग के आओ, तो वो पेपर बनाने के लिए 6 महीने मेहनत कर रहा, तुम पढ़ने के लिए साला 1.5 महीने मेहनत कर लो, कहाँ बीट कर पाओगे उसकी लैंग्वेज को। कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। तो इसलिए बहुत ज्यादा इफर्ट का काम है, डेली लगना पड़ेगा, डेली सवाल लगाने पड़ेंगे, कोशिश करनी है कि कोई भी चैप्टर फिर से पूरा रिवाइज करने की नौबत ना आने दें। अगर ऐसा करने में आप सफल हो गए तो फिर आपकी पढ़ाई एकदम मक्खन जैसी चलती रहेगी। जब ऐसा होता है कि 3 चैप्टर का टेस्ट है, आपको तीनों चैप्टर पूरे पूरे एक एक सवाल रिवाइज करने पड़ेंगे, सारे नोट फिर से पढ़ने पड़ेंगे, तब आप आते हो प्रेशर में कि इतना काम कैसे हम एक दिन में कर लूं। एक दिन क्या 4 दिन भी कम लगते हैं, तो इसलिए आपको डेली बेसिस पे उस चैप्टर के 2 सवाल लगाने हैं।
अगर 15 दिन अगले 2 हफ्ते भी उसको कर लेगा इस तरीके से तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका उस चैप्टर। फिर ये नहीं कि 15 दिन हमने बोला तो 16 दिन से बंद कर दो। फिर अगर 15 दिन लगातार लगा लिए हैं तो गैप कर सकते हो। अभी डेली 15 दिन लगा रहे थे, फिर एक दिन छोड़ के लगा सकते हो, दो दो सवाल। ऐसा कर लिया तो उसके अगले 15 दिन तुम 2 दिन छोड़ के लगा सकते हो, क्योंकि फिर और पिक्चर में आते रहेंगे ना, ये सब मार्केट में आ जाएंगे उनके समय। ये 15 दिन बाद तो 2 चैप्टर और खत्म हो जाएंगे, उनके भी सवाल लगाने। ऐसे किया जाता है कि जो पहले पढ़ा था उसको 2-3 बार 15 दिन से लगातार लगा रहे हैं, तो अब उसमें एक एक दिन का गैप बना लेते हैं। जो लेटेस्ट वाला चैप्टर उसको डेली बेसिस पे रखते हैं, इसमें एक दिन का गैप बना लेंगे, उसमें 2 दिन का गैप बना लेंगे। ऐसे करके अपनी मेंटेलिटी को बेटा सेट करना पड़ता है, तब आएगा मजा। चलिए वापस आ जाइए, सवाल लगा लेते हैं अभी, बाकी ज्ञान की बातें और होती रहेंगी। तो भैया इन दोनों का हाइयर निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा अपना जीएवी। तो यहां आ जाएगा 1.20, 1.10, 1.35, 1.75 और 2 लाख। तो यही आंसर में आपको यहां दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इनकी मदद से आपको निकालना है आर ई आर। जब आर ई आर निकल जाए तो एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर लेना, जो हाइयर आएगा वो क्या बन जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही मक्खन जैसा सवाल। अब अगर अनरियलाइज रेंट हो सवाल में, क्या हो सवाल में, अनरियलाइज रेंट, तो सवाल को कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। उसके लिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे आप लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का। इसमें भी जीएवी निकालनी है अलग अलग केसेस में। तो पहला आपको लिखना है आर ई आर। चलो बताओ भैया, पहले केस का आर ई आर कितना आएगा। 50,000, बिल्कुल सही है। सेकंड वाले में 5 लाख, बहुत बढ़िया। तीसरे वाले में 240, इसके बाद 250, इसके बाद, और दूसरा निकालना है एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। तो एक्चुअल रेंट आपको ये दे रखे हैं, इसमें 2 महीने का रेंट रियलाइज नहीं हुआ, ये 2 महीने का रेंट एक्चुअल रेंट के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि वैसे सिराल का किराया 1,20,000 है, लेकिन 2 महीने का नहीं मिला तो 20,000 हो गया। यूनिटी मेथड से निकाल सकते हो कि 1,20 अगर 1 साल का है तो महीने का 10,000 पड़ा और 2 महीने का 20,000 हो गया। 20 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 लाख। ऐसे यहाँ एक्चुअल रेंट 6 लाख है, 3 महीने का नहीं मिला तो उसके हिसाब से निकाल लो प्रोपोर्शनेट, डिवाइड बाई 12 × 3। इसका मतलब 1.5 लाख आपको रियलाइज नहीं हुआ। इसका अगर सुंदर सा नाम रखे तो उसका मतलब हो गया एक्चुअल रेंट रियलाइज, कितना रियलाइज हुआ। अनरियलाइज माइनस कर दे रहे हो तो उसका मतलब क्या बचा, रियलाइज वाला रेंट। 180, और इसमें से 1 महीने का रियलाइज नहीं हुआ है, 180 का 1 महीने का निकाल लो, डिवाइड बाई 12 करोगे 15,000 आ जाएगा। यानी रियलाइज हुआ है आपको 1,65,000। इधर यहाँ 3,60,000 है, 3 महीने का नहीं मिला, निकालोगे तो 90, माइनस करोगे 270, 1.5 लाख। 2 महीने का नहीं मिला, माइनस करेंगे 1,25,000। और इसके बाद इन दोनों का ज्यादा वाला निकाल, मतलब इन दोनों का हाइयर वाला निकाल लेंगे और उससे क्या आ जाएगी हमारी जीएवी आ जाएगी। इन दोनों का हाइयर हो गया 1,00,000 रुपीज, इन दोनों का हाइयर हो गया 5,00,000 रुपीज, इन दोनों का हाइयर हो गया 2,50,000, इन दोनों का हाइयर 270, इन दोनों का हाइयर 3,15। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। फोटो शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएंगी, फिर आराम से घर पे आप बैठ के लगा लेना सारे सवाल। तो ये तो 2 केस के सवाल आपने लगा लिए। इसके बाद केस नंबर 3, जब इधर देखो वैकेंसी होगी
और अनरिलाइजेंड नहीं होगा। ऐसे में निकालनी पड़ती हैं 3 आइटम। कितने निकालने पड़ते हैं? 3, 1 2 3। पहला वही होता है आर ई आर, तो फर्स्ट वही रहेगा आर ई आर। सेकंड होता है एक्चुअल रेंट, जो पूरे 12 महीने का लिखोगे, मतलब वैकेंसी होगी लेकिन बिना वैकेंसी को माइनस करें, साल भर का अगर रेंट निकाला जाए, ठीक है, तो कितना रेंट होगा वो लिखना है। और तीसरे वाले में एक्चुअल रेंट लिखना है लेकिन केवल लेट आउट पीरियड का। जैसे मान लो 2 महीने वैकेंसी हो, तो लेट आउट कितने महीने रहा है, इसका मतलब 10 महीने, तो 10 महीने का यहाँ पूरे साल भर का लिखना है, और यहाँ वैकेंसी पीरियड को हटाने के बाद का रिमेनिंग वाला लिखना है। ठीक है, इनका अमाउंट, इसका अमाउंट, और इन तीनों की मदद से निकलेगा जीएवी। अब दो की मदद में तो बड़ा सिंपल होता है, ये हायर वाला पकड़ लो यहाँ, लेकिन 3, यानी कि तीनों का हायर पकड़ लेंगे, ऐसे नहीं होता। कंपेयर करेंगे कैसे? क्या ए वाली वैल्यू बी से अधिक है? अगर ये वाली वैल्यू बी से अधिक हुई तो ये वाली वैल्यू बनेगी जीएवी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बिकेम जीएवी। और बाकी सारे केस में, बाकी सारे केस का मतलब है, ठीक है, बाकी सारे केस का मतलब है या तो ए बी के बराबर है या फिर छोटा पड़ गया। ठीक है, तो पहले इन दोनों की मार करा दी जाती है, लड़ाई। अगर ए किसी वजह से जीत गया तो ए राजा बन जाता है, जीएवी आ जाएगा। और अगर ए हार गए या बराबरी पे केस हो गया, कैंडी मैच टाई हो गया, भाई कोई जीता नहीं, दोनों लोग जीत, ओके, ऐसे केस में फिर ए का जो छोटा भाई है सी, वो बनता है जीएवी। पी कहीं नहीं बनते, पी केवल लड़ाई करने के चक्कर में आते हैं, पी कभी नहीं बन पाते, पी फालतू के आदमी। या तो जीएवी ए बनता है या तो सी। ठीक है, तो ए बी का लड़ाई होगी, अगर ए जीत गए मतलब ए ग्रेटर निकले तो ए, वरना सारे केस में कौन बनेगा? सी। ये तब का केस है जब सवाल में वैकेंसी होती है और एनालाइजेंड। एक और केस समझ लो चौथा इसी में, अगर ये अनलाइजेंट भी हो तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों जगह से अनलाइजेंट माइनस करने के बाद ये रूल लगाना है, समझ लो। इन दोनों जगह से क्या करना है, अनलाइजेंट माइनस कर देना है, कब का? प्रीवियस ईयर का। और उसके बाद रूल तो यही रहेगा, नियम नहीं टूटेंगे, नियम यही रहेगा। तो यानी चौथे केस में ही तीसरा केस आ गया, तो अल्टीमेटली कुल मिला के घूम फिर के 2 केस बने। अगर वैकेंसी है, चाहे तीसरा केस हो चाहे चौथा, तो ये 3 बनते हैं, 1 2 3। और वैकेंसी नहीं होती, अनलाइजेंट हो या ना हो, तो केस 2 बनते हैं, आर ई आर और एक्चुअल। अब चारों केस आप देख सकते हो अपने नोट्स से, अगर कोई बात इसमें ना समझ में आए तो पुनः पूछ सकते हो, वरना फिर अगले 2 केस के सवाल कराए जाएंगे। चारों केस एकदम मस्त भाषा में यहाँ लिख के आपको दिए गए। जहां कोई बात ना समझ में आए दोबारा पूछ सकते हो, 2 मिनट का समय देते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ लो, देख लो फटाफट।
हाँ बेटा, समझ में आ गया चारों केस, वही लिख के दिया गया है, कोई नई बात नहीं, जो एक्सप्लेन किया वही सब लिखा हुआ है। चलिए वापस आ जाइए, कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। और अभी हम लोगों ने 28 वाला क्वेश्चन किया है, और एक 29 वाला किया है, और एक 30 वाला किया है। अब आ जाओ 31 पे। 31 पे आ जाना है, 31 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन खुल चुका है स्क्रीन पे। इस वाले में देखो तो वैकेंसी है भैया, वैकेंसी। तो ऐसा होता है तो तीन चीजें निकालनी पड़ती, एबीसी। सबसे पहले आरईआर, फिर एक्चुअल रेंट पूरे साल भर का यानी 12 महीने का, और एक्चुअल रेंट केवल लेट आउट वाले पीरियड का। तो आरईआर बताओ बेटा, पहले वाले का आरईआर कितना निकलेगा? बहुत बढ़िया है। दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, फिर और आखिरी में। ठीक है, ये बन गया है। और अगर एक्चुअल रेंट 12 महीने का देखें तो एक्चुअल रेंट 12 महीने का तो दे रखा है तुमको पर एनम का, 6 लाख, 9 लाख, 3 लाख। और एक्चुअल रेंट निकाल लें हम लोग केवल लेट आउट पीरियड का, जो एक्चुअल रेंट की हेल्प से ही निकाला जाएगा। अब इधर देखो बेटा, 1 महीने वैकेंसी रही तो उसका मतलब 11 महीने का रेंट तुमको मिला होगा। तो 6 लाख अगर साल भर का है तो 11 महीने का कितना हुआ? 550। 9 लाख अगर 1 साल का है तो 9 महीने का कितना होगा? क्योंकि किराए पे 9 महीने ही चला रहा। कितना? 675 थर्ड, 250। 3 लाख साल भर का है तो 2 महीने किराए पे नहीं रहा है तो 10 महीने कितना हुआ? ऐसे रहा। तो यहाँ लास्ट, फिर कंपेयर कर लोगे। इस जगह ए बी से अधिक नहीं है तो सी बिकेम जी ए बी, ए बी से अधिक नहीं है सी बिकेम जी ए बी, ए बी से अधिक नहीं है सी जी ए बी बनेगा, ए बी से अधिक नहीं है सी जी ए बी बनेगा, ए बी से अधिक है ए जी ए बी बनेगा। समझ गए? जहां पे ए जो है ग्रेटर देन बी हुआ, ए बिकेम जी ए बी, अदरवाइज सी बिकेम, बात खत्म हुई। समझ गए? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32। दो मकान है, एक मकान है, दो मकान है, अनलाइज रेंट भी है, वैकेंसी भी है। अनलाइज रेंट जो माइनस करते हो हमेशा प्रीवियस ईयर का माइनस करते हो, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का, इसके पहले का माइनस नहीं करोगे। तो तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक आर ई आर, एक एक्चुअल रेंट पहले पूरे 12 महीने का लिखोगे, फिर एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का लिखोगे, और फिर उसमें से अनलाइज रेंट माइनस करेंगे 24-25 वाला, अनलाइज रेंट माइनस करेंगे 24-25 वाला। दो मकान है, एक फर्स्ट मकान है, एक सेकंड मकान है। तो आर ई आर अगर देखा जाए तो इनकी सहायता से निकाला जाएगा, जो कि 1,20,000 आएगा। और इनकी सहायता से निकाला जाएगा, कितना आएगा? 180 आएगा। फिर एक्चुअल रेंट 12 महीने का दे रखा है, 180 और 3 लाख। अभी ये घटाना बाकी है, पहले ऐसे लिख ले, इसका 180
और ये 3 लाख। फिर अनरिलाइज्ड रेंट माइनस करना है 24-25 का, यहाँ से 25,000 घटाओगे तो 155 आ जाएगा, यहाँ से 40,000 घटाओगे तो यहाँ 260 आ जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा, पहले आप एक्चुअल रेंट को लेट आउट पीरियड का लेके आओ। तो एक्चुअल रेंट वैसे साल भर का 180 है और 3 महीने किराया मकान नहीं रहा है, तो 9 महीने का कितना हुआ, 135। और अनरिलाइज्ड रेंट तो माइनस ही करना है, इसलिए 3 लाख किराया साल भर का है तो 1 महीने का हटा के मतलब 11 महीने का बताओ। और अनरिलाइज्ड रेंट तो अभी भी माइनस करना है। इनकी सहायता से निकाल लेंगे GAV। ए बी से अधिक नहीं है, सी ए बी से अधिक नहीं है, सवाल खत्म हुआ। समझ गए? तो अभी तक जो इस चैप्टर में आपने सीखा है कुल मिला के वो क्या सीखा है, GAV निकालना, जो पहला स्टेप है। चलिए ठीक है, और आगे सीखते हैं भैया। तो ये 32 वाला सवाल भी हो गया, 31 वाला भी हो गया, 30, 29, 28 वाला भी हो गया, और कुछ और सवाल देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड होमवर्क लिख लो, घर पे लगाना, घर पे खेलना। 1-2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या हो गया, होमवर्क हो गया, लगा लेना घर में आराम से। अब इधर आ जाओ। अभी फॉर्मेट बताया था कि सबसे पहले आप GAV लिखते हो, तो GAV निकालना भली भांति आपको आ चुका है यहाँ तक। इसके बाद क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। एक एक बात पे चर्चा करनी पड़ेगी। म्युनिसिपल टैक्सेस होते क्या है, हाउस के जो टैक्स पड़ते हैं गवर्नमेंट लेती है। जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस के अंदर हाउस टैक्स आ गया, सीवर टैक्स आ गया, वाटर टैक्स आ गया, या किसी और तरीके का कोई टैक्स जो मकान के ऊपर पड़ा हुआ, उसके अंदर हाउस टैक्स, फायर टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स सब कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो सब घटाए जाते हैं, चाहे वो सीवर टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे हाउस टैक्स हो, फायर टैक्स हो, सब टैक्स। ठीक है, अब समझो इसकी नियम कानून क्या है कि जो ये म्युनिसिपल टैक्स घटाए जाते हैं वो पेड बेसिस पे घटाए जाते हैं, यानी उस साल घटाएंगे जिस साल तुम पेमेंट करोगे, हैं कब के इस बात से मतलब नहीं। ठीक है, कब पेमेंट कर रहे हो उस साल घटाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए प्रीवियस ईयर 22-23 में म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट हमने नहीं किया, तो उस साल जब इनकम निकाली होगी तो यहां नहीं घटा पाओगे क्योंकि पेमेंट नहीं करे उस साल। 23-24 में पेमेंट करे हो लेकिन आधे, मान लो 10,000 हुए, तो कितना पेमेंट करे हो, सिर्फ 5,000, कितना घटा पाएंगे। और 24-25 में यहाँ वाला जो पूरा बकाया था 10,000 वो भी जमा कर दिया, यहाँ वाला जो 5,000 बकाया था वो भी जमा कर दिया, इस साल का जो 10,000 था वो भी जमा कर दिया, तो इस साल कितना घटा पाएंगे, 25,000। समझ रहे हो? तो जब पेमेंट करते हो तब घटाए जाते हैं, आउटस्टैंडिंग वाले नहीं घट पाए। एक्चुअल पेमेंट, तो ये पेमेंट बेसिस पे घटाए जाते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर इस साल मैंने इस साल आगे का भी पेमेंट कर दिया, मान लो 10,000, तो ये नहीं घटाया जाएगा। ठीक है, तो आप करंट ईयर के माइनस कर सकते हो इफ पेड, प्रीवियस ईयर के अगर इस साल पेमेंट किया तो भी घटा लोगे, लेकिन कोई अगर एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो वो घटाओगे नहीं, फिर वो अगले साल घटेंगे जब का है। तो पीछे का पास्ट का चलेगा, प्रेजेंट का चलेगा, फ्यूचर का चलेगा नहीं। ये पास्ट प्रेजेंट जो निकाले जाते हैं वो प्रीवियस ईयर को दिमाग में रख के निकाले जाते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि असेसमेंट ईयर 25-26 प्रेजेंट है, टैक्स जो निकाल लो प्रीवियस ईयर का निकालते हैं हम लोग।
ठीक है, टैक्स जो निकालते हैं कब का निकालते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर का निकालते हैं। दादा लियो ये सब खाना वाना हम लेके आए घर से, पहले बता देती सब ना लाते हम। तो प्रीवियस ईयर को बोलते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का माइनस हो जाएगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का भी माइनस हो जाएगा अगर पे कर दिया है इस साल तो। लेकिन अगर फ्यूचर का कर रहे हैं तो माइनस प्रीवियस ईयर का, उसके पहले का माइनस होगा, उसके बाद का माइनस। सुनाई की बातें, ये बात ध्यान रखनी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये टैक्स कौन निकाल रहा है, जो ओनर होगा, जो मकान मालिक है। कभी कभी क्या करते हैं मकान मालिक होते हो पद्धरी, ये टैक्स भी टेनेंट से भरवाते हैं। कहते हैं भैया मकान किराया पे ले लो तो हाउस टैक्स तुमको देख पड़ी है, तो इसका मतलब तो तुम्हारा तो खर्चा ही नहीं हो रहा है, फिर नहीं घटा पाओगे। म्युनिसिपल टैक्सेस वही घट पाते हैं जिनका लोड ओनर के ऊपर आ रहा हो। अगर टेनेंट पे कर रहा है तो माइनस कभी कभी होते हैं 50-50 कर लेते हैं, आधे टेनेंट भरेगा आधे ओनर। तो जो ओनर पे करेगा वही तो उसका खर्चा है, वही माइनस कर सकता है। जो तुम्हारा खर्चा ही नहीं होगा इससे माइनस कर सकते हो। तो जो टेनेंट पे कर रहा होगा वो माइनस नहीं कर सकते, जो ओनर पे करेगा वही माइनस। समझ में यहां तक की बातें, इतनी ही चीजें मेनली दिमाग में आपको रखनी होती है म्युनिसिपल टैक्सेस को लेके। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पे एक सुंदर सा नोट लिखा गया है, ये है नोट नंबर 2, एक बार इसको पढ़ लो बेटा, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर वाले घट पाएंगे। इनका पेमेंट कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में। कभी आगे पीछे पेमेंट होगा भुला जाओ। टेनेंट वाले नहीं घटाने देंगे, अनपेड वाले नहीं घटाने देंगे, प्रीवियस ईयर के होंगे घटाने देंगे, उसके पहले के होंगे घटाने देंगे। लेकिन अगर एडवांस पेमेंट कर दोगे तो घटाने। तो जो बातें हमने एक्सप्लेन करी हैं सारी बातें A to Z लिख के दी गई है कि कोई बात छूट ना जाए, पहले से लिखा पढ़ा सब मिल रहा है, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखेंगे तो म्युनिसिपल टैक्सेस निकाल पाएंगे। ये निकालना सीख गए हो, माइनस कर देंगे तो आ जाएगी क्या हमारी, एनएवी आ जाएगी, ठीक है। तो आओ उसका सवाल देख लेते हैं भैया, कैसा सवाल है मस्त सा अपने पास। चलो सवाल तो करा ही रहे, एक बात बतानी वो समझ लो। इनकम टैक्स के अंदर दो रिजीमे चल रहे हैं, क्योंकि ये बात बार बार बच्चों के दिल में आएगी और बार बार हर एक टाइम पे इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम हर चैप्टर के बाद इस बात को एक्सप्लेन करते फिरें। तो इनकम टैक्स के अंदर है दो रिजीमे, एक है क्या आपका न्यू रिजीमे और एक है, तो ये है नया सिस्टम, ये है क्या, नहीं उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है। ये है भैया नया सिस्टम, जाओ, और ये है आपका। तो हर एससी के पास चुनाव करने का अधिकार है कि वो चाहे तो नए सिस्टम के हिसाब से टैक्स भरे, वो चाहे तो पुराने सिस्टम के हिसाब से टैक्स। अधिकार है, ऑप्शन दिया गया है कि जो मर्जी हो वो कर लेना। अब अगर अधिकार किसी को दोगे जो मर्जी होगी करेगा, तो वही वाला वो सिस्टम लगाएगा जिसमें उसका फायदा है, जिसमें कम टैक्स पड़ेगा वही वाला वो लगाएगा अपने ऊपर। और किसमें कम टैक्स पड़ेगा इसका कोई शॉर्टकट नहीं, तो टैक्स निकालने के बाद ही पता चलेगा कि किसमें कम आ रहा है। तो किसी महीने का इसमें कम आ जाए तुम इसमें ज्यादा आ जाए, और तुम्हारा इसमें कम आ जाए इसमें ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि नया वाला सिस्टम फायदेमंद है, तो टैक्स निकालने के बाद है भैया तय हुई है, ये प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। अब सुनो, नए सिस्टम के अंदर क्या है, बहुत सारे डिडक्शंस नहीं मिलते, छूट जो है माइनस करने का नहीं मिलता। जैसे इसी में आप पढ़ते हो कि जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है, एक माइनस होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन,
क्या माइनस होता है? और न्यू रिजीमे में अगर हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं माइनस होगा। समझ लो, ऐसे हर चैप्टर में कुछ छूट दी गई है। नए सिस्टम में 90% छूट नहीं मिलती। मतलब अगर मान लो पूरे इनकम टैक्स में बात करें, हाउस लिबर्टी में, सैलरी में, है ना, इसके बाद कैपिटल गेन में, इसके बाद पीजीबीपी में, इसके बाद अदर सोर्स में, और उसके बाद जो जीटीआई के बाद माइनस करते हैं 80C से लेके 80U वाली, इन सबको अगर कंपाइल करें तो मान लो मोर देन 60 छूट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट इनकम आपकी कम आती। इन 60 में 55-56 छूटें आपको नहीं मिलती। तो मोटा मोटा 90% छूट क्या है? नहीं मिलती। और अगर छूट नहीं मिलेगी तो फिर इनकम क्या होगी? ज्यादा आएगी। इनकम क्या आएगी भाई? ज्यादा आएगी, कॉमन सेंस। तो इस वाले रिजीमे के अंदर टोटल इनकम क्या आती है? ज्यादा। और इस वाले रिजीमे में टोटल इनकम क्या आती है? कम, इसके मुकाबले। लेकिन न्यू रिजीमे में जो टैक्स रेट है वो है छोटे, मतलब लोअर, और इसमें है टैक्स रेट थोड़े बड़े। तो इनकम में देखें तो ये जीत रहा है कि इनकम इसमें कम आती है। टैक्स रेट में देखें तो ये जीत रहा है। टैक्स के अमाउंट में कौन जीतेगा ये नहीं पता चलेगा, ये टैक्स निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब एसएससी क्लाइंट आता है हम लोग के पास काम कराने, तो उसी का पहले हम लोग ओल्ड रिजीमे के हिसाब से टैक्स निकालते हैं, फिर उसी का टैक्स न्यू रिजीमे के हिसाब से निकालते हैं, और फिर जो उसके लिए मोर बेनिफिशियल होता है वो लगा के उसका आईटीआर भरते हैं। ठीक है? एग्जाम में कौन सा तुम्हें करना है? एग्जाम में सवाल बताएगा, जब कहेगा इसके हिसाब से लगाना है तो आपको इनकम भी इसके हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जब कहेगा इसके हिसाब से लगाना है तो इनकम आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इनकम निकालते समय इस बात का दिमाग लगाना है कि ओल्ड रिजीम में सवाल लगा रहे हैं या न्यू से लगा रहे हैं। पहले हर एक चैप्टर को ओल्ड रिजीमे के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ओल्ड रिजीमे थोड़ा कठिन होता है, उसी के आने चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम में अगर 10 सवाल आएंगे तो 10 में 8 सवाल देगा ओल्ड के, 2 देगा नए के। तो समझ मेरी बात को? तो पहले हर एक चैप्टर को सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स, पहले हर एक चैप्टर को ओल्ड सिस्टम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। फिर जिस दिन वो चैप्टर एंड होगा उस दिन बताएंगे कि अगर इस चैप्टर में न्यू रिजीमे लगाना होगा तो क्या परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है? तो उस दिन आप समझ जाओगे कि ओल्ड से भी ऐसे लगाते हैं और न्यू से कैसे लगाते हैं, क्या चेंजेस कर ले न्यू वाला आ जाएगा। वो चेंजेस बताना मुश्किल से 10 मिनट का खेल है हर एक चैप्टर में, लेकिन पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ओल्ड रिजीमे के हिसाब से सवाल को कैसे लगाना। तो सारा जो ज्ञान दिया जा रहा है भाई वो सब ओल्ड सिस्टम के हिसाब से दिया जा रहा है। नए में क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे वो चैप्टर के एंड में बताऊंगा, जब चैप्टर एंड होने लगेगा। हर चैप्टर के एंड में बताऊंगा। एचपी वाला एचपी में बताऊंगा, सैलरी वाला सैलरी में बताऊंगा, कैपिटल गेन वाला कैपिटल गेन में बताऊंगा। तो वापस आ जाते हैं बेटा। अच्छी बात है कि अगर लेट आउट मकान का तुम निकाल रहे हो इनकम, तो चाहे न्यू रिजीमे से निकालो चाहे ओल्ड से, ये बात बढ़िया हो गई कि इसमें यही रहेगा गेम। ये तो भैया सही होगा। उठाओ भैया राहुल, उठाओ देगा। ये तो अच्छा हो गया कि न्यू से लगाएं या ओल्ड से लगाएं, सिस्टम लेट आउट वाले मकानों का क्या रहता है? सेम रहता है भैया। ये अच्छी बात हो गई, यहाँ पे कोई परिवर्तन भी नहीं देखने पड़ेंगे। हाँ, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड मकान है तो उसमें परिवर्तन है। ओल्ड रिजीमे में इंटरेस्ट का डिडक्शन माइनस होता है, न्यू रिजीमे में इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं माइनस होता है। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड वाले मकानों में अभी हम ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी तुम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? लेट आउट वाला। तो एक बार लेट आउट का ज्ञान खत्म हो जाए तो सेल्फ ऑक्युपाइड वाले में आएंगे हम लोग, उसका ज्ञान वर्धन करेंगे हम लोग। ठीक है? तो म्युनिसिपल टैक्सेस हम लोगों ने देख लिया, तो म्युनिसिपल टैक्सेस के भैया सवाल भी देख लें, तो चार्ट थोड़े तो मजा आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ही करा देते, तो एक होमवर्क वाला सवाल तुम्हारा कम हो जाएगा। तो फेयर रेंट दे रखा है 1/20, म्युनिसिपल वैल्यू दिया नहीं, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं,
यही क्या बन जाएगा, आर ई आर। इस सवाल में आर ई आर कितना बन गया, 1/20, और एक्चुअल रेंट कितना है 1/50, तो जीएवी कितना आ जाएगा, 1/20 नहीं, हाइयर होता है 1/50। फिर माइनस करोगे क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस, और ये माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, एनएवी। एनएवी आ गई 1,20,000। बड़ा ही छोटा सा सवाल निकला ये तो। अब इस तरीके के छोटे सवाल एमसीक्यू में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन देगा, 1/20, 1/50, 1/40, 1/30, सही वाला टिक करो, 2 नंबर पाओ, घर चले जाओ। समझ लो? ऐसे तुच्छ सवाल तो एमसीक्यू में आएंगे भाई। आओ थोड़े और बड़े सवाल देखते हैं भाई, कैसे कैसे लगाए जाते हैं। तो उसके लिए देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 11, सवाल संख्या 11। चलो 2 मिनट का समय देते हैं, एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से कर लेगा तो मजा ही आ जाएगा लाइफ में। हो गया। चार 25 आ रहा है आंसर फाइनली। ठीक है, एक बार मैं भी करा देता हूँ, जिससे जिन बच्चों का नहीं हो पाया होगा वो कर पाएंगे। पहले इनकी मदद से निकालोगे क्या हम, आर ई आर, जो कि कितना आ रहा है हमारा 4 लाख। चूंकि सवाल में वैकेंसी भी है तो इसलिए 3 आइटम निकालने पड़ेंगे आप। फिर निकालेंगे एक्चुअल रेंट पूरे 12 महीने का, और उसमें अनरिलाइज्ड माइनस करके लिखेंगे। एक्चुअल रेंट अगर 12 महीने का निकालें तो वो 6 लाख होता है, और अनरिलाइज्ड माइनस कर देते हैं तो यहाँ 5/50 आ रहा। फिर एक्चुअल रेंट निकालोगे लेट आउट पीरियड का, अगर 2 महीने वैकेंसी रही तो इसका मतलब लेट आउट कितने महीने रहा है, 10 महीने, और माइनस करोगे अनरिलाइज्ड। अगर 10 महीने किराया यहां से निकालोगे तो भैया होगा 5 लाख, अनरिलाइज्ड माइनस कर दोगे तो यहाँ आएगा 4.5। ए बी से अधिक नहीं है, इसलिए सी बनेगा क्या, और फिर इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दोगे, लेकिन सिर्फ ओनर वाले, टेनेंट वाले नहीं, सिर्फ कौन से, और आ जाएगा आपका
एनएवी का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आज आप लोगों ने एनएवी तक का ज्ञान सीख लिया है कि एनएवी तक कैसे पहुंचे। ठीक है, यहां तक का ज्ञान बटोरो, बाकी कल मिलते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान डेली दिया जाएगा। इस चैप्टर का ज्ञान 3 दिन में खत्म हो जाता है। एक क्लास आज हो गई है 6 तारीख, कल और परसों, उसके बाद राखी मंगाओगे, रक्षाबंधन, उसके बाद नया चैप्टर चालू हो जाएगा। नोट्स मेरे पास पुरानी वाली पड़ी, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है। वही सेम, हाँ पुरानी वाली वही 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 सेम। क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा।